रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कें चमक रही थीं। कैमरा धीरे धीरे संसद भवन की तरफ बढ़ता है और एक भारी आवाज सुनाई देती है। एक समय था जब भारत की राजनीति पर सिर्फ एक ही पार्टी का राज था, लेकिन फिर एक नई ताकत आई जिसने सिर्फ चुनाव नहीं जीते बल्कि पूरे देश की राजनीति का तरीका बदल दिया। कट्टू, भीड़, भगवा झंडे, चुनावी रैलियां, हजारों लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। ये कहानी है भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐसी पार्टी जिसे कुछ लोग भारत की सबसे मजबूत उम्मीद मानते हैं और कुछ लोग लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। शुरुआत जब बीजेपी नाम भी नहीं थी। आज जिस पार्टी को पूरा देश जानता है, उसकी शुरुआत बहुत छोटी थी। 1951 भारत अभी नया नया आजाद हुआ था और उसी समय एक नेता सामने आया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने बनाई भारतीय जनसंघ। उनका मानना था कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति और हिंदू सभ्यता से जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन उस समय देश में सिर्फ एक नाम चलता था, जवाहरलाल नेहरू, और कांग्रेस इतनी ताकतवर थी कि बाकी पार्टियां बहुत छोटी दिखती थीं। फिर आया 1975, भारत में लगा इमरजेंसी। इंदिरा गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र दबा दिया। हजारों विपक्षी नेता जेल भेजे गए, मीडिया पर सेंसर लगा और यहीं से एक नई राजनीतिक बीजेपी का जन्म 1980 जनसंघ के नेताओं ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। 1984 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। 2, पूरे देश में सिर्फ 2। कई लोगों ने कहा यह पार्टी कभी बड़ी नहीं बनेगी, लेकिन इतिहास धीरे धीरे करवट ले रहा था। राम मंदिर आंदोलन, जिसने राजनीति बदल दी। 1990 का दशक, देश में एक मुद्दा आग की तरह फैल रहा था, अयोध्या का राम मंदिर। लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली रथ यात्रा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही चर्चा थी और यहीं से बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाई, हिंदुत्व। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक जागरण कहते हैं तो कुछ लोग इसे धार्मिक राजनीति। लेकिन एक बात साफ थी, बीजेपी अब छोटी पार्टी नहीं रही। फिर आया एक नाम, नरेंद्र मोदी। गुजरात, एक साधारण परिवार, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की कहानी। और वहीं से निकलता है एक आदमी जो आगे चलकर भारत का सबसे ताकतवर नेता बन जाएगा, नरेंद्र मोदी। मोदी आरएसएस से जुड़े, संगठन में काम किया और धीरे धीरे बीजेपी के अंदर उनकी पकड़ मजबूत होती गई। 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन फिर आया 2002 गुजरात दंगे, सबसे बड़ा विवाद। गोधरा ट्रेन कांड के बाद गुजरात में भयानक दंगे हुए, हजारों लोग प्रभावित हुए, ज्यादातर मुसलमान। मोदी सरकार पर आरोप लगे कि हिंसा रोकने में नाकाम रही। विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर सवाल उठाए। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांचों में मोदी के खिलाफ ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उन पर आपराधिक साजिश का केस चल सके। फिर भी ये विवाद आज तक राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कुछ लोग मोदी को विकास पुरुष कहते हैं तो कुछ लोग 2002 को कभी नहीं भूलते। गुजरात मॉडल और प्रधानमंत्री बनने का सफर। मोदी ने गुजरात में सड़कें, बिजली, उद्योग और निवेश पर जोर दिया। उनके समर्थकों ने इसे कहा गुजरात मॉडल। फिर 2014 आया। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गुस्सा था और मोदी ने एक नारा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं। उस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और पहली बार कांग्रेस के बिना एक पार्टी। अमित शाह चुनाव का मास्टरमाइंड? अगर मोदी चेहरा थे तो पर्दे के पीछे एक और नाम तेजी से उभर रहा था, अमित शाह। उन्हें बीजेपी का चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है। बूथ लेवल तक संगठन बनाना, हर राज्य में चुनावी मशीन तैयार करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सब में अमित शाह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लेकिन उनके ऊपर भी विवाद रहे। 2000 के दशक में गुजरात में कुछ पुलिस मुठभेड़ों के मामलों में उनका नाम आया था। बाद में अदालतों में उन्हें राहत मिली और वे दोषी साबित नहीं हुए। उनके समर्थक कहते हैं वो भारत के सबसे तेज दिमाग वाले नेता हैं। आलोचक कहते हैं बीजेपी की आक्रामक राजनीति के पीछे सबसे बड़ा दिमाग वही है,
राजनाथ सिंह और मजबूत सरकार की छवि। राजनाथ सिंह बीजेपी के पुराने और बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी छवि अपेक्षाकृत शांत और संतुलित नेता की रही है। बीजेपी ने अपने शासन में सड़कें, हाईवे, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया। सरकार का दावा है कि भारत ने रिकॉर्ड सड़क निर्माण किया। आलोचक कहते हैं कि प्रचार ज्यादा और जमीनी समस्याएं अभी भी बड़ी हैं। बुलडोजर पॉलिटिक्स, ताकत या डर। कुछ बीजेपी शासित राज्यों में अपराध या दंगों के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाई गई। समर्थकों ने कहा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाए, क्या बिना अदालत के फैसला सही है? भारत की अदालतों ने भी कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। यहीं से एक नया शब्द वायरल हुआ, बुलडोजर पॉलिटिक्स। ईडी, सीबीआई और विपक्ष के आरोप। भारत में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां कानूनी जांच करती हैं, लेकिन विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए होता है। बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होगी। सच क्या है, ये बहस आज भी जारी है। कुछ मामलों में अदालतों ने एजेंसियों की कार्रवाई को सही माना, कुछ मामलों में सवाल भी उठे। इसलिए इसे सिर्फ आरोप के रूप में ही समझना चाहिए। मीडिया और नैरेटिव की लड़ाई। आज भारत की राजनीति सिर्फ रैलियों में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बड़े टीवी चैनल सरकार के पक्ष में ज्यादा दिखते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक कहते हैं कि पुराना मीडिया पहले उनके खिलाफ था और अब संतुलन बना है। सोशल मीडिया ने राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स और इंस्टाग्राम अब यही असली चुनावी मैदान है। आखिर बीजेपी इतनी ताकतवर कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने एक नैरेटिव बनाया। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, मजबूत नेता की छवि, गरीबों के लिए योजनाएं, फ्री राशन, डिजिटल इंडिया, राम मंदिर, इन सब ने मिलकर करोड़ों लोगों को जोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं देश में डर बढ़ा है, संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, विपक्ष दबाया जा रहा है। और यही भारत की राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई है। कैमरा धीरे धीरे संसद से ऊपर उठता है, आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी ने भारत को मजबूत बनाया, कुछ लोग कहते हैं भारत बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की कहानी है या फिर नई भारत की जन्म की? स्क्रीन काली हो जाती है, धीरे से सिर्फ एक आवाज आती है और कहानी अभी खत्म नहीं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हम खोलेंगे भारतीय राजनीति के वो राज जो शायद आपने